इकाई 9 अति लघु प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 की परीक्षा के लिए। प्रश्न, अदायगी संतुलन का अर्थ क्या है? उत्तर, अदायगी संतुलन का अर्थ है भुगतान और प्राप्तियों के बीच सामंजस्य बनाए रखना, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहे और ऋण या देनदारियों का बोझ ना बढ़े। विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं? उत्तर, विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। यह मांग और आपूर्ति, आर्थिक नीतियों और वैश्विक बाजार स्थितियों पर निर्भर करती है। भुगतान संतुलन के खातों का नाम लिखिए। उत्तर, भुगतान संतुलन के मुख्य खातों के नाम निम्नलिखित है। चालू खाता, करेंट अकाउंट, इसमें व्यापार संतुलन, निर्यात आयात, आय प्राप्तियां और हस्तांतरण शामिल होते हैं। दूसरा, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, इसमें एकमुश्त निवेश, ऋण माफी और पूंजी हस्तांतरण शामिल होते हैं। वित्तीय खाता, फिनेंशियल अकाउंट, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव शामिल होते हैं। एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के मूल्यों में प्रदर्शित करने की दर को क्या कहते हैं? उत्तर, एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के मूल्यों में प्रदर्शित करने की दर को विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। भुगतान संतुलन का क्या अर्थ है? उत्तर, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी, किसी देश की एक निश्चित अवधि में विदेशों के साथ किए गए सभी आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा होता है। इसमें चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता शामिल होते हैं, जो देश की आर्थिक स्थिरता और बाहरी क्षेत्रीय लेन देन को दर्शाते हैं। प्रबंधित बहाव विनिमय दर किसे कहते हैं? प्रबंधित बहाव विनिमय दर, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वह विनिमय दर व्यवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है, लेकिन केंद्रीय बैंक आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करके अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। इसे नियंत्रित परिवर्तनीय विनिमय दर भी कहा जाता है। दृश्य मदों से क्या आशय है? उत्तर, दृश्य मदों, विजिबल आइटम्स से आशय उन वस्तुओं से है जिनका भौतिक रूप से आयात या निर्यात किया जा सकता है। ये वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होता है और चालू खाते के व्यापार संतुलन का हिस्सा होती है। उदाहरण के लिए मशीनरी, कपड़े, पेट्रोल, अनाज आदि। विदेशी विनिमय बाजार क्या है? उत्तर, विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, वह वैश्विक वित्तीय बाजार है जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं का आदान प्रदान होता है। यह बाजार मुद्रा विनिमय दरों को निर्धारित करता है और सरकारों, बैंकों, व्यवसायों और निवेशकों के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने का अवसर प्रदान करता है। यह दुनिया का सबसे और सर्वाधिक तरल वित्तीय बाजार है। लोचशील विनिमय दर से आशय वह दर है जो पूरी तरह से विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की ताकत द्वारा निर्धारित होता है। इसमें सरकार या केंद्रीय बैंक कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसे प्रचलित विनिमय दर कहते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं? मुद्रा का अवमूल्यन, डेवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर देता है। यह आमतौर पर स्थिर विनिमय दर प्रणाली में किया जाता है ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले और आयात महंगा हो जाए, जिससे व्यापार संतुलन सुधार कर सके। व्यापार संतुलन से क्या आशय है?
उत्तर, किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्य के अंतर से है। यदि किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो उसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है, और यदि आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। यह किसी देश की विदेशी व्यापार स्थिति को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत है। पूंजीगत खाते से क्या आशय है? उत्तर, पूंजीगत खाता भुगतान संतुलन का एक भाग होता है जिसमें किसी देश में आने और जाने वाले पूंजी हस्तांतरण और वित्तीय लेन देन शामिल होते हैं। इसमें मुख्य रूप से विदेशी निवेश, ऋण, अनुदान और परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री जैसी गतिविधियां आती है। यह देश की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। राशिपातन से क्या आशय है? उत्तर, राशिपातन का आशय किसी वस्तु, प्रणाली या स्थिति के धीरे धीरे गिरने, कमजोर होने या गुणवत्ता में कमी आने की प्रक्रिया से है। आर्थिक संदर्भ में यह आमतौर पर मुद्रा के मूल्य में गिरावट को दर्शाता है जो बाजार में मांग और आपूर्ति कारण होती है। गंदी तरलशीलता किसे कहते हैं? उत्तर, गंदी तरलशीलता वह विनिमय दर प्रणाली है जिसमें मुद्रा का मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार या केंद्रीय बैंक समय समय पर हस्तक्षेप कर इसे नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसे प्रबंधित परिवर्तनशील विनिमय दर भी कहा जाता है। इस प्रणाली में अत्यधिक उतार चढ़ाव, अस्थिरता को रोकने के लिए सरकार मुद्रा बाजार में दखल देती है। आयात निर्यात का अर्थ बताइए। उत्तर, आयात जब कोई देश दूसरे देश से वस्तुओं या सेवाओं को खरीद कर अपने देश में लाता है तो उसे आयात कहते हैं। उदाहरण, भारत का कच्चे तेल का आयात। निर्यात जब कोई देश अपनी वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे देशों को बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। उदाहरण, भारत का चाय और मसालों का निर्यात। आयात और निर्यात किसी देश के विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और यह व्यापार संतुलन को प्रभावित करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें किसी देश का व्यापार और वित्तीय लेन देन बाहरी दुनिया के साथ स्वतंत्र रूप से होता है। इसमें माल, सेवाओं, पूंजी और निवेश का आयात निर्यात बिना अधिक प्रतिबंधों के किया जाता है। मुख्य विशेषताएं: मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र आयात निर्यात, विदेशी निवेश की अनुमति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश EPI की सुविधा, मुद्रा विनिमय की स्वतंत्रता, विदेशी मुद्रा के आदान प्रदान आसान होता है, सरकार का सीमित हस्तक्षेप, व्यापार और वित्तीय नीतियों में न्यूनतम नियंत्रण। उदाहरण, अमेरिका, चीन, जर्मनी और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है जहां वैश्विक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रश्न, नम्य विनिमय दर प्रणाली से क्या आशय है? उत्तर, नम्य विनिमय दर प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें किसी देश की मुद्रा का विनिमय दर पूरी तरह से विदेशी मुद्रा बाजार की मांग और पूर्ति के आधार पर तय होता है। इसमें सरकार या केंद्रीय बैंक का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। इसे प्रचलित विनिमय दर भी कहा जाता है। मुख्य विशेषताएं: बाजार आधारित विनिमय दर, मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में तय होता है। केंद्रीय बैंक का न्यूनतम हस्तक्षेप, मुद्रा विनिमय दर को नियंत्रित करने के लिए सरकार कोई निश्चित सीमा तय नहीं करती। मुद्रा में उतार चढ़ाव संभव, वैश्विक आर्थिक स्थितियों, बाजार दरों और व्यापार संतुलन के अनुसार विनिमय दर बदलती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। मुद्रा मूल्य बढ़ने से निर्यात महंगा और आयात सस्ता होता है, जबकि मुद्रा गिरने से निर्यात सस्ता और आयात महंगा होता है। उदाहरण, अमेरिकी डॉलर USD, यूरो EUR और भारतीय रुपया INR जैसी कई मुद्राएं नम्य विनिमय दर प्रणाली के तहत काम करती है, जहां उनका
मूल्य वैश्विक बाजार पर निर्भर करती है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन क्या है? उत्तर, प्रतिकूल भुगतान संतुलन वह स्थिति होती है जब किसी देश के कुल विदेशी लेन देन में व्यय, आयात, निवेश, बाहर जाना आदि, उसकी आय, निर्यात, विदेशी निवेश आना आदि से अधिक हो जाता है। इसका मतलब है कि देश के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो सकती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। मुख्य कारण व्यापार घाटा, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। दूसरा, विदेशी निवेश में गिरावट, जब देश में विदेशी पूंजी प्रवाह कम हो जाता है। तीसरा, अत्यधिक बाहरी ऋण, जब देश को भारी मात्रा विदेशी कर्ज चुकाना पड़ता है। मुद्रा मूल्य में गिरावट, जिससे आयात महंगे और विदेशी ऋण का बोझ बढ़ जाता है। अस्थिर आर्थिक नीतियां, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है। परिणाम, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, मुद्रा अवमूल्यन का दबाव, आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव, आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार निर्यात बढ़ाने, आयात नियंत्रित करने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और मौद्रिक नीतियों में सुधार जैसे कदम उठा सकती है। किसी देश के आयातों व निर्यातों के अंतर को क्या कहते हैं? उत्तर, किसी देश के आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT कहा जाता है। स्थिति के प्रकार, व्यापार अधिशेष, ट्रेड सरप्लस, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो यह देश के लिए लाभदायक होता है। व्यापार घाटा, ट्रेड डिफिसिट, जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो यह विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल सकता है। व्यापार संतुलन, किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थिति का महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक होता है। चालू खाते में घाटे से क्या अभिप्राय है? उत्तर, चालू खाते में घाटा से आशय उस स्थिति से है जब किसी देश के चालू खाते में कुल व्यय, आयात, बाहरी हस्तांतरण, निवेश, आय, भुगतान, उनकी कुल आय, निर्यात, बाहरी हस्तांतरण, प्राप्ति, निवेश, आय से अधिक हो जाती है। मुख्य कारण अत्यधिक आयात, जब देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है। कम निर्यात, घरेलू उत्पादन और प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। विदेशी निवेश से कम कमाई, जब देश की विदेशी परिसंपत्तियों से होने वाली आय कम हो जाती है। अत्यधिक बाहरी भुगतान, जैसे कर्ज का ब्याज, लाभांश भुगतान या प्रवासी आय प्रेषण। प्रभाव, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, मुद्रा अवमूल्यन की संभावना, उच्च विदेशी ऋण लेने की आवश्यकता, महंगाई दर में वृद्धि। इससे निपटने के लिए निर्यात बढ़ाने, आयात नियंत्रित करने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और आर्थिक सुधार की जरूरत होती है। विदेशी विनिमय की आपूर्ति के दो स्रोत बताइए। उत्तर, विदेशी विनिमय की आपूर्ति के दो प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, निर्यात, एक्सपोर्ट्स, जब कोई देश अन्य देशों को वस्तुएं और सेवाएं बेचता है तो उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे विदेशी विनिमय की आपूर्ति बढ़ती है। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब विदेशी निवेश किसी देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश करता है तो इससे विदेशी मुद्रा की आमद होती है और विनिमय की आपूर्ति बढ़ती है। अन्य स्रोतों में प्रवासी आय प्रेषण,
पर्यटन, विदेशी अनुदान और ऋण भी शामिल होते हैं। विदेशी विनिमय के मांग के दो स्रोत बताइए। विदेशी विनिमय की मांग के दो प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, आयात। जब कोई देश अन्य देशों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है तो उसे भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, जिससे विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है। विदेशी निवेश और ऋण भुगतान। जब कोई देश विदेशी निवेश करता है या अंतर्राष्ट्रीय ऋण का भुगतान करता है तो उसे विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है, जिससे विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है। अन्य स्रोतों में विदेश यात्रा, शिक्षा लाभांश भुगतान और बाहरी सेवा भुगतान शामिल होते हैं। विदेशी विनिमय बाजार का कार्य क्या है? उत्तर, विदेशी विनिमय बाजार का मुख्य कार्य विभिन्न मुद्राओं का विनिमय, एक्सचेंज, सुचारू रूप से सुनिश्चित करना है। इससे के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, मुद्रा विनिमय। एक देश की मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने की सुविधा प्रदान करता है। आयात निर्यात, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करता है। दूसरा, विनिमय दर निर्धारण। मांग और आपूर्ति के आधार पर विभिन्न मुद्राओं के मूल्य तय करता है। विभिन्न प्रकार की विनिमय दर प्रणालियों स्थिर, लचीली, प्रबंधित का संचालन करता है। तीसरा, हेजिंग सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा विनिमय दर के उतार चढ़ाव से बचाव के लिए वायदा, विकल्प और स्वैप जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। चौथा, तरलता प्रदान करना। निवेशकों, व्यापारियों और सरकारों को आसानी से विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। पांचवा, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश में सहायक होता है। यह बाजार वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दुनिया का सबसे बड़ा और तरल बाजार है। भारत का भुगतान संतुलन है। भारत का भुगतान संतुलन देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन की स्थिति को दर्शाता है। हाल के वर्षों में भारत के बीओपी में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। चालू खाता घाटा। वित्त वर्ष 2023 में भारत का चालू खाता घाटा 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी का 2% था, जो वित्त वर्ष 2024 में घटकर 23.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी का 0.7% रह गया। कारण, व्यापार घाटे में कमी। वाणिज्यिक व्यापार घाटे में कमी आई है, जिससे कुल सीएडी में सुधार हुआ है। सेवा निर्यात में वृद्धि। सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं के निर्यात में वृद्धि ने सीएडी को कम करने में मदद की है। प्रवासी भारतीयों द्वारा धन प्रेषण। प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि में वृद्धि से भी सीएडी में सुधार हुआ है। निष्कर्ष, इन परिवर्तनों से भारत की बाह्य क्षेत्र की स्थिरता में सुधार हुआ है, जो देश की आर्थिक सेहत के लिए सकारात्मक संकेत है। व्यापार क्षेत्र में कौन सा मद सम्मिलित होती है? उत्तर, व्यापार क्षेत्र भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मुख्य रूप से दृश्य मदें सम्मिलित होती हैं। दृश्य मदें ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका भौतिक रूप से आयात और निर्यात किया जाता है। निर्यात, एक्सपोर्ट्स, मशीनरी, वस्त्र, पेट्रोलियम, कृषि उत्पाद आदि। आयात, इंपोर्ट्स, कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, सोना आदि। दृश्य मदों का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। दूसरा, अदृश्य मदें।
ये वे सेवाएं होती है जो भौतिक रूप से नहीं देखी जा सकती लेकिन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। सेवाएं, सर्विसेज, आईटी सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, परिवहन आदि। आय प्रेषण, प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया धन। निवेश से आय, विदेशी निवेश से प्राप्त लाभ, ब्याज, लाभांश आदि। व्यापार क्षेत्र किसी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका संतुलन देश के भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है।